हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? पर यूनिट मेथड का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पर यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 1 मिनट में हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो एडवांटेज देखे हुए थे। पर यूनिट का क्या एडवांटेज होता है, पर यूनिट यूज करने से कैलकुलेशन कैसे सिंपल हो जाता है ना। फिर उसके बाद हम लोग पर यूनिट का फॉर्मूला डिराइव मतलब फॉर्मूला बताए हुए थे हम आपको। डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, जस्ट एक डिफिनीशन है ना। तो पर यूनिट का फॉर्मूला हम आपको बताए हुए थे। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट इंपीडेंस दोनों साइड सेम होता है, ये प्रूफ करके हम आपको बताया। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में सीरीज इंपीडेंस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम आपको बताया। फिर 3 फेज में पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मर में दोनों साइड सेम होता है, ये सब चीज प्रूफ करके हम आपको बता चुके हैं, है ना। कुल मिला के बहुत डिटेल में हम लोग पर यूनिट का एनालिसिस कर चुके हैं। अब वो एनालिसिस अधूरा है जब तक आप उस पर क्वेश्चन ना करो, है ना। तो इसीलिए अब हम लोग बुकलेट का क्वेश्चन करने वाले हैं पर यूनिट पे बेस्ड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। भले चाहे कोई बोल दे कि हाँ थ्योरी बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए, एग्जाम में जाके क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, करेक्ट है। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप। तो इसमें देखो, पर यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सिंगल फेज जनरेटर रेटेड फॉर 25 MVA 6 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज है सीरीज इंपीडेंस ऑफ 0.1 प्लस j 0.5। हम यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो हम दूसरे पेज में करते हैं, है ना। 25 MVA 6 किलोवोल्ट, तो ये जनरेटर है हमारे पास 25 MVA एंड 6 किलोवोल्ट, और इसका ये इंपीडेंस है 0.1 प्लस j 0.5 ओम, है कि नहीं। ये क्वेश्चन में गिवन है, इतना तक अभी हम लोग देख चुके हैं। 0.1 प्लस j 0.5 ओम। दिस जनरेटर डिलीवर्स 10 मेगावाट रियल पावर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विथ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 5.6 किलो वोल्ट, करेक्ट है। तो ये जनरेटर जो है ना लैग मतलब जो है ना एक लैगिंग पावर को सप्लाई कर रहा है। वो कितना है, 10 मेगावाट को पावर मतलब 10 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहा है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है 5.6 किलो वोल्ट, ये है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब आप लोगों से बोल रहा है यहां पे, अब आप लोगों से बोल रहा है चूज बेस वैल्यूज एज रेटिंग ऑफ द जनरेटर, करेक्ट है। बेस वैल्यू भी हम लोग को सेलेक्ट करना था, ये भी हम आपको बताए हुए हैं। तो इसको बेस वैल्यू लेने के लिए हम लोगों को बोल रहा है, करेक्ट है। फिर अब कुछ नहीं हुआ। देखो पावर सिस्टम में ऐसा होता है कि लोगों को क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को मतलब हमसे ऐसा बोल चुके हैं कि क्वेश्चन देख के ही उनको डर लग जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख लो पहले, फिर सारा कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा। और आपको ये तो पता ही है ना कि हर एक क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहता है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो कुछ मिसिंग है आप में, है ना, तो उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इंपीडेंस ऑफ द जनरेटर इन पर यूनिट इज। देखो अब अगर हम लोग इंपीडेंस देखें, जैसे अब देखिए, जैसे RPU हम लोगों को देखना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, R एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस, यही तो है ना। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। जैसे XPU हम लोग को देखना है, तो इसका मतलब X एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस, X एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस होना चाहिए, है ना। तो अब Z बेस क्या होगा, Z बेस क्या होगा यहाँ पे, तो Z बेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है kV स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA, ये हम आपको बता चुके हैं, kV स्क्वायर बाय MVA। तो kV स्क्वायर बाय MVA हम लोग करें तो कितना रहेगा, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA कितना है 25, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 25, ये Z बेस है। तो RPU अब यहां पे हम लोग निकालें तो कितना रहेगा, तो RPU इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 25, तो ये इधर चला जाएगा PU। और XPU अगर हम लोग देखें तो 0.5 डिवाइडेड बाय Z बेस सेम, तो 36, और ये यहाँ पे 25 PU, ऐसा आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को इसको अब कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 0.0694 PU, और ये कितना रहेगा 5 टाइम्स ज्यादा है, तो 0.34 PU मान लो, इतना है कि नहीं। तो इसका मतलब पर यूनिट इंपीडेंस कितना हो जाएगा,
तो आर पी यू प्लस जे एक्स पी यू, दिस शुड बी इक्वल टू 0.0694 प्लस जे 0.34 पी यू, है कि नहीं? ऐसा हो गया ये। देखो सिंपल ही है, बहुत आसान क्वेश्चन भी, बहुत मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है हमारे बुकलेट में, ये समझ में आ गया। फिर उस क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो इसमें अब क्या है, सेकंड क्या है, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इन पर यूनिट इज, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इन पर यूनिट। रिएक्टिव पावर अब क्या है जनरेटर में, पर यूनिट में कितना होगा वो हम लोग को देखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना भाई, बहुत आपको देखने में लग रहा होगा कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन करेंगे ना हम। देखो अब यहां पे हमारे पास क्या है, P जो है, P यहां पे कितना डिलीवर कर रहा है, 10 मेगावाट। P डिलीवर कर रहा है 10 मेगावाट, पावर फैक्टर कितने पे, तो 0.8 पावर फैक्टर पे, करेक्ट है, 0.8 पावर फैक्टर पे। हम लोगों से रिएक्टिव पावर ये कितना डिलीवर करेगा ये पूछ रहा है पर यूनिट में, तो QPU शुड बी इक्वल टू Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय S बेस, है कि नहीं, जो MVA बेस है, जो 25 MVA। हम आपको बता चुके हैं, टू कन्वर्ट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन पर यूनिट यूज सेम बेस MVA, है कि नहीं। तो हम लोग को पहले Q तो पता करना होगा ना, P और पावर फैक्टर दिया हुआ है तो Q तो हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब देखो हम सिंपल स्टेप से ही आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 10, है कि नहीं। तो Vi यहां पे कितना रहेगा, 10 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज 0.8, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 0.8। तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, V इंटू आई इंटू साइन थीटा, मतलब कितना रहेगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू, अगर कॉस थीटा 0.8 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0.6, ठीक है। तो 0.6 ये तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Q इतना आ गया। अब QPU अगर हम लोगों को चाहिए तो QPU तो बस डायरेक्ट इतना ही कर लेंगे हम लोग, 10 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 25 MVA बेस MVA, ये भी कितना पे आ जाएगा, MVAR में ही आएगा, है ना, MVAR में ही आएगा, क्योंकि VI क्या था, मतलब P क्या था, मेगावाट में था, करेक्ट है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके हम डायरेक्ट ही आपको बता दे रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो QPU भी आ गया, कितना आसान है, स्टेप सब आप याद रखते रहिएगा, है ना, बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसलिए इज्जत दे रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इन पर यूनिट इज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इन पर यूनिट इज, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज है 5.6, टर्मिनल वोल्टेज इज 5.6 इन एक्चुअल वैल्यू। तो VTPU अगर हम लोग देखें तो V एक्चुअल कितना है, 5.6 डिवाइडेड बाय V बेस कितना है, 6, तो इसका मतलब 5.6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये भी हम आपको तुरंत ही बता रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0.93 PU। ये क्वेश्चन हो गया सिंपल, देखो कितना आसान है, स्टेप वाइज ही करना है। अब अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए अब तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए 1000 VA 200 by 100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 25%, करेक्ट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, 1000 VA है और 200 by 100 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है, करेक्ट है। और लीकेज इंपीडेंस जो है ना, लीकेज इंपीडेंस दिया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर है, सपोज करो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये 0.25, उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज में है। ये हम आपको थ्योरी में भी बता चुके हैं कि जब भी परसेंटेज में रहे ना तो उसको आप पर यूनिट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 25% है तो पर यूनिट कितना रहेगा, 0.25, तो ये क्या हुआ है, 0.25। किस साइड है ये नहीं दिया हुआ है ना, किस साइड है ये नहीं दिया हुआ है, मतलब 25% ही है, तो किस साइड है ये नहीं दिया हुआ है। तो पर यूनिट में तो हम या तो इस साइड भी लेंगे तो 0.25 ही रहेगा, उस साइड भी रहेंगे तो 0.25 ही रहेगा। पर यूनिट में x LV साइड पर यूनिट इज इक्वल टू x HV साइड पर यूनिट होता है कि नहीं, ये तो पता ही है। तो इसमें 0.25 है तो हम किसी साइड ले लें, तो इसी साइड ले लिए हम लोग। ये सपोज करो 200 by 100, ठीक है, ऐसा ये ट्रांसफॉर्मर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेफर्ड रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन HV साइड इन ओम्स, ओम में क्या होगा,
करेक्ट है। ओम में क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो पर यूनिट क्या है हमारे पास, एचवी साइड, ये एचवी साइड है, ये 200 वाला साइड ये साइड है, तो एचवी साइड हो गया, ये एलवी साइड हो गया, है ना। तो अगर एक्स एक्चुअल अगर हम लोग देखें तो एक्स पी यू इंटू जेड बेस और कहां पे, तो एचवी साइड, क्योंकि एचवी साइड में हम लोग को निकालना है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, एक्स पी यू कितना, एचवी साइड 0.25 इंटू जेड बेस क्या होना चाहिए, वोल्टेज बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस, है ना। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला, है ना। और क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है तो हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज हम लोग लेंगे बेस में। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बेस वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है ना। लेकिन बेस एमवीए दोनों साइड सेम होता है, ये भी चीज हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.25 इंटू हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है 200 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एस बेस कितना है, एस बेस इज 1000। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 ओम आ जाएगा। तो एक्स एक्चुअल कितना आ गया, 10 ओम आ गया हाई वोल्टेज साइड। अब रही बात, हम लोगों से शायद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रेफर्ड रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन एलवी साइड इज, ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं। अब एलवी साइड में कितना होना चाहिए, ये तो हो गया एक्स एक्चुअल ऑन एचवी साइड। एलवी साइड में क्या होना चाहिए, तो एलवी साइड में देखो एक्स एलवी पी यू अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 0.25, क्योंकि दोनों साइड तो सेम ही रहता है कि नहीं। तो फिर अगर यहाँ पे देखें एक्स एल वी, अगर हम लोग ये पर यूनिट में एक्चुअल अगर देखें तो 0.25 मतलब पर यूनिट इनटू जेड बेस और एल वी साइड, तो एल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, तो 0.25 इंटू वी बी स्क्वायर एल बी साइड डिवाइडेड बाय एस बेस, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा 0.25 इंटू लो वोल्टेज साइड वोल्टेज कितना है 100 है ना, तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एस बेस कितना है हमारे पास 1000, एस बेस है 1000, करेक्ट है, यही है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 ओम, है ना, सिंपल सा ही है। तो देखो नोटिस इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि बेस वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो। बेस वोल्टेज लो वोल्टेज साइड 100 हम लिए हुए हैं, बेस वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड 200 हम लोग लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो, करेक्ट है, 200 लिए हुए हैं। फिर उसके बाद बेस एमवीए लो वोल्टेज साइड भी 1000 है, बेस एमवीए हाई वोल्टेज साइड भी 1000 है, करेक्ट है। तो ट्रांसफॉर्मर जहां पे भी रहे तो दोनों साइड का बेस वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, कम से कम 15 बार तो अभी तक हम बोल चुके होंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब नेक्स्ट, अच्छा इसी क्वेश्चन में एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर लो वोल्टेज साइड मतलब हाई वोल्टेज साइड में इंपीडेंस 10 है, यहां पे 10 है, तो अगर इसको हम रेफर करेंगे तो कितना रहेगा 10 इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर हो जाता है, तो 1 मतलब 100 बाय 200 स्क्वायर करें, N2 बाय N1 इज इक्वल टू 100 बाय 200 ही होगा, V2 बाय V1 ही रहेगा। तो मतलब 10 बाय 4, तो इसका मतलब 2.5 ओम आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो समझ लो क्वेश्चन कितना सिंपल है। और ऐसे हम कैसे कर दिए, 200 वोल्ट ही बेस वोल्टेज है और 100 वोल्ट ही बेस वोल्टेज है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज है रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें इसी का थर्ड पार्ट, इफ 3 सच ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, 3 ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आप कनेक्ट कर दो स्टार स्टार में, देन रेटेड लाइन वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड इज, रेटेड लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड इज। तो देखो हमारे पास 3 ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास 1 ट्रांसफॉर्मर, 2 ट्रांसफॉर्मर, 3 ट्रांसफॉर्मर, सिमिलरली ये 1 2 3। तो पर फेज जो वोल्टेज एक ट्रांसफॉर्मर था, ये दूसरा देखो ये पहले जो मान लो ये हाई वोल्टेज साइड इधर है, लो वोल्टेज साइड इधर है, तो पर फेज वोल्टेज जो था 200 वोल्ट था हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड पर फेज वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट, है ना, 200 बाय 100। तो पर फेज वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये स्टार कनेक्शन है, लाइन वोल्टेज क्या रहेगा 100√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 100√3 हो जाएगा, यहाँ पे हमको उतना सोचने की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं। सिमिलरली इसमें देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, द 3 फेज पावर रेटिंग ऑफ द स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर इज,
मतलब सिंपल सी बात है, इफ सिंगल फेज का रेटिंग है 1000 VA तो 3 फेज का क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 3000 VA, 3000 VA। सिमिलरली 13th क्वेश्चन देखो, इफ कनेक्शन ऑफ प्राइमरी साइड इज स्टार एंड सेकेंडरी साइड इज डेल्टा, द रेटेड लाइन वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड इज। अब यहां पे ऐसा है, ये स्टार है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है ये, है ना। और ये डेल्टा, अब एक सिंगल फेज का यहां पे कितना था रेटिंग, 100 वोल्ट। तो ये जो फेज वोल्टेज है वही तो ये लाइन के अक्रॉस भी तो आएगा ना, वही तो ये लाइन के अक्रॉस भी आएगा जो फेज है। तो इसका मतलब डेल्टा कनेक्टेड है, तो जो फेज वोल्टेज होगा वही लाइन के वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट डायरेक्ट, है कि नहीं। याद रखिएगा ये सब चीज, ये सब देखो पता है, ये सब जो छोटा मोटा जो एग्जाम होता है ना उसके लिए भी पूछा जा सकता है, इनफैक्ट गेट में ही पूछ दे। इसके बाद यहां पे देखो, द 3 फेज रेटिंग ऑफ द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर इज, सिंपल सा 3000 VA ही है कि नहीं। 3 सिंगल फेज का अगर 1000 VA है तो 3 फेज का 3000 VA, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बेसिक था क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसी को मतलब आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब अच्छे क्वेश्चन पे भी हम आते हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हो, अच्छे क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे। अब यहां पे देखो, अच्छे क्वेश्चन पे एक अच्छा क्वेश्चन हमको ये दिख रहा है यहां पे, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हमको ये दिख रहा है। ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड इज ड्रॉइंग पावर एट वोल्टेज ऑफ 0.9 PU एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, करेक्ट है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड 0.9 और इस पे कर रही है ना, देखो ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, तो वोल्टेज जो पर यूनिट में दिया हुआ है 0.9 है और पावर फैक्टर जो है वो कितना है, 0.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दो। द 3 फेज बेस पावर एंड बेस करेंट्स आर 100 MVA एंड 437.38 एम्पियर, ठीक है। तो बेस पावर एस बेस अगर देखें तो 100 MVA एंड बेस करंट अगर हम लोग देखें तो बेस करंट कितना है, 437.38 एम्पियर, 437.38 एम्पियर, 437.38 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। द लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन किलो वोल्ट इज, लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन किलो वोल्ट, तो VL हम लोगों से पूछ रहा है क्या होगा, करेक्ट है। तो अगर VL हम लोगों से एक्चुअल में पूछ रहा है, किलो वोल्ट कहने का मतलब एक्चुअल में पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो VL एक्चुअल अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, VL पर यूनिट इनटू VL बेस, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, ये बहुत बार देख चुके हैं ये सब फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए, जब ये क्वेश्चन मेंशन किया ना तो ये नहीं मेंशन किया कि जो पर यूनिट है, ठीक है, पर यूनिट में जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है, ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, ये नोटिस करो। तो एक्चुअली में पर यूनिट में ऐसा होता है कि लाइन का पर यूनिट वोल्टेज और फेज का पर यूनिट वोल्टेज सेम होता है, स्टार कनेक्शन है या फिर डेल्टा कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है, लाइन का जितना पर यूनिट में होगा ना सेम चीज फेज का भी हो जाएगा, करेक्ट है। तो लाइन पर यूनिट वोल्टेज इज इक्वल टू फेज पर यूनिट वोल्टेज, लाइन पर यूनिट करंट इज फेज पर यूनिट करंट। ये भी तो एडवांटेज होता है ना पर यूनिट का, कि आपको ये केयर करने की जरूरत ही नहीं है कि 3 फेज है या सिंगल फेज है, इन पर यूनिट, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, तो ये PU 0.9 है, तो ये 0.9 है, ये लाइन के बराबर ही रहेगा, ठीक है, 0.9 पर यूनिट ही रहेगा। इनटू VL बेस कितना होना चाहिए, VL बेस हमारे पास, हम लोगों को यहां से इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को VL बेस भी पता करना होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो MVA है ना, अपरेंट पावर 100 शुड बी इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बेस पावर, ये बेस करंट, तो ये बेस वोल्टेज, तो VL, ठीक है। तो VLB अगर हम लोग देखें तो कितना होना चाहिए, 100 MVA, सॉरी, तो यहाँ पे 10 इंटू मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 3 भी होना चाहिए, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 नहीं, सॉरी 6 होना चाहिए, MVA में है ना, डिवाइडेड बाय √3 इंटू IL बेस इज इक्वल टू 437.38 एम्पियर, ठीक है। तो VL बेस हमारे पास इतना आ गया, तो इसको हम लोग यहां पे अगर पुट करें तो 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू
ये 10⁻⁶ है, √3 इंटू 437.38 करेक्ट है। तो इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 118 मतलब 118 किलो वोल्ट के आसपास आएगा ये, है ना। तो ये समझ में सिंपल सा चीज है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसमें किस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है? तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कि जो पर यूनिट वोल्टेज है स्टार में या डेल्टा में, तो जो लाइन का है पर यूनिट वोल्टेज वही फेज का पर यूनिट वोल्टेज होगा, जो लाइन का पर यूनिट करंट है वही फेज का पर यूनिट करंट है। और सिंपल तरीके से हम लोग कर लिए, इसमें तो कोई बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत थी ही नहीं, है ना। और हम आपको बता दें कि ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है यार गेट में, बस आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पता है क्या गेट क्या है? एक सिंपल सी बात है, 2 + 3 = 5। अगर आपको आता है तो इजी लगेगा, और अगर वही नहीं आता है तो बहुत टफ लगेगा, करेक्ट है। तो वही चीज है, सिंपल सा चीज है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो 16th क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का एक बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है पर यूनिट में, आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आप लोगों का। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, है ना, डिफरेंट तरीके से हम आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन को आपको भी करना चाहिए, है ना। ऐसे अदरवाइज तो हम आपको बता ही रहे हैं, अदरवाइज कोशिश आप भी करिएगा, खुद से भी करिएगा, मे बी डिफरेंट मेथड से, ठीक है। तो चलो हम बता रहे हैं इसको। ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट रुकिए, इसको जो है ना थोड़ा अच्छे से हम बना रहे हैं दूसरे पेज पे, तो समझ में आपको बढ़िया आएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो है ना यहां पे 10 MVA और 110 किलोवोल्ट एज बेस वैल्यू लेना है, 110 किलोवोल्ट और 10 MVA। तो 110 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज लेना है, तो बेस वोल्टेज 110 किलोवोल्ट इधर है कहीं पे, करेक्ट है। तो दिस इज 110 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज, यहां से यहां तक क्या है 110 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज होना चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेस वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है कि नहीं। तो अगर यहां पे 110 किलोवोल्ट है तो इसका मतलब इससे पहले कितना रहेगा 11 किलोवोल्ट, इसके बाद कितना रहेगा, इसके बाद यहां से यहां तक कितना रहेगा 55 किलोवोल्ट। तो बेस वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। और बेस एमवीए कितना है 10 MVA है, तो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन बेस एमवीए 10 MVA ही रहेगा, है कि नहीं। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा है ना जो डिसकंटिन्यूटी जनरेट करता है ट्रांसमिशन लाइन में, और ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एमवीए सेम रहता है, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन में थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन एमवीए सेम रहेगा। एक चीज हम और भी आपको बता दें, यहां पे स्टार भी रहे, डेल्टा कनेक्शन रहे, कुछ भी रहे 3 फेज में, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम आपको बता चुके हैं डिटेल में, जो पहला लेक्चर था उसी में, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम आपको बता चुके हैं। अब यहां पे हम लोग को यहां क्या करना है ना, ये 200 ओम का रेसिस्टेंस यहां पे है, इसका पर यूनिट वैल्यू हमको क्यू पे निकालना है, और इसी का पर यूनिट वैल्यू हमको पी पे निकालना है ना। सिंपल सा यही क्वेश्चन है। तो देखिए आप यहां पे कि अगर क्यू पे हमको पर यूनिट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब क्यू पे तो रेसिस्टेंस हमको पता होना चाहिए ना। तो रेसिस्टेंस एट क्यू पे तो रेसिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस एट क्यू क्या होना चाहिए, तो 200 इंटू, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है और यहां पे सपोज करो कोई इंपीडेंस Z1 है, और इसको Z1 को हमको इस साइड ले जाना है, इस साइड हमको रेफर करना है। तो Z21 यहां पे कितना हो जाएगा, इस साइड जो जाएगा, तो सपोज करो Z21 इंपीडेंस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू Z1 इंटू जिस साइड आप ट्रांसफर करते हैं ना उस साइड का नंबर ऑफ टर्न न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो N2/N1 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, समझ लो ये चीज। तो N2/N1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर जिस साइड ट्रांसफर करेंगे उस साइड का नंबर ऑफ टर्न न्यूमरेटर में होना चाहिए। देखो ये सब चीज हमको बताना पड़ेगा, ऑल्दो हमको ये पता है कि बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नहीं भी तो आ सकता है ना, तो उन लोगों के लिए ये बताना चाहिए। और जिनको आता है वो आगे क्वेश्चन करते रहो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये 200 ओम है, तो इसको हम इस साइड ट्रांसफर करें तो कितना रहेगा 200 इंटू इस साइड कितना है 110, और किस साइड से ट्रांसफर करें तो 50 किलोवोल्ट वाले साइड से, तो इतना हो गया। मतलब ये कितना हो जाएगा 800 ओम,
है ना। तो अब आर क्यू पी यू यहां पे कितना रहेगा, आर क्यू पी यू यहां पे कितना रहेगा, क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछ रहा है, फाइंड द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ 200 ओम लोड रेफर्ड टू 100 किलोवोल्ट साइड एंड 11 किलोवोल्ट साइड, है ना, यहां और यहां पर यूनिट हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे आर क्यू पी यू कितना होना चाहिए, तो 800 ओम डिवाइडेड बाय केवी स्क्वायर बाय एमवीए, तो एमवीए ऊपर चला जाएगा, मतलब जेड बेस है ना, ये जेड बेस केवी स्क्वायर बाय एमवीए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 800 डिवाइडेड बाय केवी, यहां पे कितना, यहां पे बेस वोल्टेज कितना है 110 किलो वोल्ट, तो 110 स्क्वायर, और एमवीए कितना है 10 एमवीए, है कि नहीं, एमवीए कितना है 10 एमवीए, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.66 पीयू ही आएगा, ठीक है, 0.66 पीयू ही आएगा। तो नोटिस करो यहां पे अगर इंपीडेंस निकालना है तो इसको हम यहां पे ट्रांसफर करके एक्चुअल में, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है। और जहां पे हम लोगों को पर यूनिट पूछेगा वहां का हमको वोल्टेज पता होना चाहिए, बेस वोल्टेज, है ना, एमवीए तो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम ही रहेगा, तो आर क्यू पी यू आ गया। अब हम लोगों को क्या है पी पे, तो आरपी भी हमको चाहिए एक्चुअल में, एक कन्वेंशनल मेथड है उस मेथड से बता रहे हैं पहले, फिर हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब आरपी हमको चाहिए, तो अब आरपी हम लोग कैसे निकालें, तो आरपी हम लोग निकाल लेंगे, इसमें क्या है दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। आरपी देखिए कैसे होगा, आरपी देखिए, आरपी क्या होना चाहिए, तो आरपी यहां पे क्या होना चाहिए, देखो यहां पे कितना है 800 ओम था, इसको हमको इस साइड ट्रांसफर करना है पहले, तो आरपी कितना है 800 इंटू इस साइड ट्रांसफर करना है ना, तो 11/110 स्क्वायर, यही होगा 11/110 स्क्वायर, ठीक है, n2/n1 करके ऐसे होगा ये। अब आरपी पर यूनिट अगर हम लोग देखें, पी पे पर यूनिट तो कितना होगा 800, तो ये एक्चुअल है ना, डिवाइडेड बाय 110 स्क्वायर, ये तो एक्चुअल हो गया, डिवाइडेड बाय जेड बेस, तो जेड बेस यहां पे क्या होना चाहिए, जेड बेस में क्या होना चाहिए केवी स्क्वायर बाय एमवीए, है कि नहीं। तो देखो यहां पे ये है 800 इंटू 11/110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे बेस वोल्टेज कितना है 11 किलो वोल्ट होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, तो 11 स्क्वायर और एमवीए कितना है 10 एमवीए, है कि नहीं, तो 11 स्क्वायर से 11 स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो फिर तो ऐसा ही आ गया ये, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 0.66 पीयू, है ना, तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा 0.66, ये ए ऑप्शन आ गया, है ना। समझ रहे हो ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये कन्वेंशनल मेथड हम आपको इसलिए बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए भाई अच्छे से, ठीक है। अगर आपको स्मार्टली करना है ना, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है, स्मार्टली करना है, कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें जो टर्न रेशियो है ना 110/55, उसी के हिसाब से बेस वोल्टेज भी, यहां पे भी 110 किलो वोल्ट, यहां पे भी 55 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज उसी के हिसाब से क्वेश्चन में, है ना। तो इसका मतलब पर यूनिट इंपीडेंस जितना इधर होना चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंस उतना इधर होना चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंस उतना ही इधर होना चाहिए। पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सेम होता है अगर प्रॉपर बेस अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो सेलेक्ट किया जाए तो, समझ रहे हैं ये चीज। तो पर यूनिट जहां जितना यहां पे होगा उतना ही पर यूनिट यहां पे होगा, उतना ही पर यूनिट इंपीडेंस यहां पे होगा। तो बस हमको यहीं पे अगर पर यूनिट इंपीडेंस निकालना है, थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट इंपीडेंस सेम ही होना चाहिए। कैसे, इसका इक्विवेलेंट पर यूनिट देखेंगे तो यहां पे भी उतना ही रहेगा, यहां पे भी उतना ही रहेगा। क्यों, बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि जो बेस वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो ही है ना। तो देखो आप, एक तो इस मेथड से आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड जो है वो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा मेथड भी हम बता ही दे रहे हैं आपको। तो दूसरा मेथड जो है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा मेथड आप ऐसे कर लीजिएगा, रुक जाओ 1 सेकेंड ब्रो। देखो अब यहां पे कि ऐसा है यहां पे कि जैसे 200 ओम है यहां पे रेसिस्टेंस, तो 200 ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस इधर का, है ना, इधर का जेड बेस, तो इधर का जेड बेस कितना हो जाएगा केवी स्क्वायर 55 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 एमवीए कितना है 10, है ना, केवी स्क्वायर बाय एमवीए यही होगा ना, समझ रहे हैं ये चीज। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, हम रुक जाओ 1 मिनट में हम आपको बता रहे हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 55
डिवाइडेड बाय फिर से 55, ये आ जाएगा 0.66। देखो सेम ही आया। तो यहाँ पे पर यूनिट इंपीडेंस 0.66 है। तो क्योंकि बेस यहाँ पे 110 किलो वोल्ट है, तो टर्न रेशियो भी यहाँ पे 110/55 ही है। तो जो बेस जो पर यूनिट इंपीडेंस 0.66 यहाँ पे, वही पर यूनिट इंपीडेंस 0.66 यहाँ होगा, वही पर यूनिट इंपीडेंस 0.66 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। यही प्रैक्टिस से आपको यही सब चीज समझ में आएगा, है कि नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सो हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि 25 किलोवोल्ट 100 ये सब दिया हुआ है, ये सब पढ़ लो आप लोग भी, इतना दिया हुआ है। ये हमारे पास वन लाइन डायग्राम है। इसका पूछ रहा है रिएक्टेंस इंपीडेंस डायग्राम, है कि नहीं, इंपीडेंस डायग्राम। तो पर यूनिट का ही एप्लीकेशन होता है इंपीडेंस डायग्राम। पर यूनिट जो मेथड पढ़े हैं ना, उसी का एप्लीकेशन होता है। जब देखो एक्चुअली में देखें तो पावर सिस्टम तो ऐसा हम लोग कॉपी पे, अगर मान लो पावर सिस्टम जो भी है हमको उसको एनालिसिस करना है कॉपी पे, तो आप पूरे पावर सिस्टम का डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम फोटोकॉपी लेके तो नहीं बना सकते ना। कैसे बनाओगे आप, तो उसी का एक नोटेशन हम लोग करते हैं। तो जनरेटर को ऐसे नोटेशन में लिखते हैं, ट्रांसफार्मर को ऐसे, ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे, है ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन अब यहाँ पे करंट वारंट कहीं पे निकालना हो तो हम लोग को कैसे, नेटवर्क डायग्राम चाहिए। तो इसी का नेटवर्क डायग्राम होता है रिएक्टेंस डायग्राम, जो कि ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो रिएक्टेंस डायग्राम का अलग से डेडिकेटेड एक चैप्टर हम आपको देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा रिएक्टेंस डायग्राम का। अदरवाइज पर यूनिट का ये एप्लीकेशन है, तो हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो ये वन लाइन डायग्राम हम आपको बना के बता रहे हैं। इसमें वन लाइन डायग्राम, तो वन लाइन डायग्राम इसमें क्या है कि ये यहाँ पे जनरेटर है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, और ये फिर यहाँ पे मोटर है। रेटिंग सबका हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25 MVA, और फिर नहीं सॉरी, रेटिंग क्वेश्चन में क्या है 25 किलोवोल्ट, 25 किलोवोल्ट। उसके बाद क्या है 100 MVA, 100 MVA, और x इक्वल टू है 0.09। देखो ये है परसेंटेज में 9%, लेकिन आप लोगों को पर यूनिट में ही करना है। परसेंटेज को पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो मोटर है इसका भी क्या है रेटिंग 25 किलोवोल्ट, 100 MVA, और ये क्या है x इक्वल टू xm इज इक्वल टू 0.09, ऐसा है ना। फिर उसके बाद आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन क्या है 25/220 किलोवोल्ट, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर 25/220 किलोवोल्ट, और ये क्या है 220 किलोवोल्ट बाय 25, 220 किलोवोल्ट बाय 25, 220 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट डिवाइडेड बाय 25, 90 MVA, 90 MVA दोनों है। ये भी 90 MVA और ये भी 90 MVA। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन क्या दिया हुआ है 150 ओम। ट्रांसमिशन लाइन, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन इज 150 ओम। अब इसका हमको पर यूनिट निकालना है सब कुछ का, और ट्रांसफॉर्मर का कितना दिया हुआ है 12%। तो इसका मतलब ये 0.12 और ये भी 0.12 PU है ना। इसका हम लोगों को जो इंपीडेंस डायग्राम है वो देखना है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जैसे जनरेटर है, तो जनरेटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग फिर से इसके बाद वाले जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट, ये ट्रांसफॉर्मर T2 है ना, फिर ये मोटर, और ये फिर मोटर का EMF जनरेटेड। तो XG, ये XT1, XL, XT2 और ये XM, ऐसा है ना। तो हम लोगों को अब XT1 ये सब चीज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यही सब है। ठीक है, यही सब है, ऐसा ही है। तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 25 किलोवोल्ट, 25 किलोवोल्ट एज बेस वोल्टेज एंड 200 MVA एज बेस MVA। कहां पे, तो G1 पे। ये हम लोगों को बेस वोल्टेज लेना और बेस MVA लेना है। ठीक है, तो क्या है 25 किलोवोल्ट और 200 MVA। तो MVA तो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम रहेगा, बेस MVA। ठीक है, लेकिन बेस वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा,
है कि नहीं। तो अगर बेस वोल्टेज यहां से पहले देखो, हम आपको ऐसे करके यहां पे बता दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके भी देख लो, जैसे T1 है तो T1 के लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड ऐसे करके लिख लो, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो T1 के लो वोल्टेज साइड में बेस वोल्टेज कितना बोला, 25 किलोवोल्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जनरेटर का जो है 25 किलोवोल्ट उसको बेस वोल्टेज लेना है। तो 25 किलोवोल्ट अगर लो वोल्टेज साइड में है तो हाई वोल्टेज साइड में कितना रहेगा, 220 किलोवोल्ट, है ना। सिमिलरली अगर मान लो एमवीए की बात करें तो बेस एमवीए कितना है, क्वेश्चन में 200 एमवीए बोल रहा है, तो 200 एमवीए थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम रहेगा। ये T1 की बात हो गई। T2 का अगर देखें तो T2 अगर देखें ये HV साइड और LV साइड, तो 220 किलोवोल्ट हो जाएगा और ये LV साइड कितना रहेगा, 25 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा। फिर उसके बाद बेस एमवीए कितना है, बेस एमवीए थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन तो सेम ही रहेगा, 200 एमवीए। ऐसा है ये चीज, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, XG हम लोग को निकालना है, ठीक है, XG। तो इसके लिए आपको जरा सा देखना पड़ेगा एक चीज, इस बेस पे हमारे पास पर यूनिट इतना दिया हुआ है कि नहीं, इस बेस पे पर यूनिट ये दिया हुआ है। याद रखना, ऐसा जो कभी रहे तो मतलब ये जो है वो इस बेस पे है, ठीक है। तो इसका मतलब नए बेस पे, अब इस बेस पे XG क्या होगा, है ना। अब नए बेस पे हमको ये सब चीज निकालना है, करेक्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज यहां पे होगा। एक ऐसा है कि जैसे Z न्यू जो होता है, ये होता है Z ओल्ड इंटू MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय KV न्यू स्क्वायर। इस चीज को याद रखना, गेट में डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख दिए, आप याद कर लीजिएगा। और ये बहुत डिटेल में हम बताए हुए भी हैं क्योंकि, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए XG न्यू जो अगर हमको निकालना है, यहां पे XG जो अगर हमको पता करना होगा, अगर XG जो हमको पता करना होगा तो XG यहां पे क्या होना चाहिए, XG न्यू इज इक्वल टू कितना है, 0.09 तो है, इनटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड था, तो MVA न्यू कितना है, 200 MVA न्यू, है ना। तो MVA न्यू बाय MVA ओल्ड कितना है, 100, इस ये ओल्ड वैल्यू पे इतना है, ठीक है, इनटू KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर। तो 25 पहले भी था, 25 बाद में भी है कि नहीं। ये जो जनरेटर है T1 के लो वोल्टेज साइड ही तो है ना, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, 0.18, तो 0.18 आ गया, 0.18, और ये भी सेम है, 0.18 ही रहेगा। देखो सेम है, 25 किलोवोल्ट 100 MVA 0.09, 25 किलोवोल्ट 100 MVA 0.09, है ना, समझ में आ गया। अब XT1 हमको देखना है, तो XT1 क्या होना चाहिए, तो XT1 क्या होना चाहिए, XT1 कितना होना चाहिए, 0.12 इंटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड। तो MVA न्यू कितना है, 200, MVA ओल्ड कितना है, 90, इंटू KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर। तो क्योंकि PU में है तो पर यूनिट तो दोनों साइड सेम ही रहेगा, तो आप लो वोल्टेज साइड ही अगर कंसीडर करें तो पहले भी वोल्टेज 25, बाद में भी वोल्टेज 25, है कि नहीं। पहले वोल्टेज और बाद में वोल्टेज कहने का मतलब ये मत समझना कि स्टेप अप की बात करें, बाद में कहने का मतलब जो किलो वोल्ट बेस है वो बाद में कितना है ना। लो वोल्टेज साइड ही किलो वोल्ट बेस बाद में कितना है, तो वो भी तो 25 किलो वोल्ट ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये कैंसिल होके ये कितना आ जाना चाहिए, ये कितना आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.27। समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसा ये है वैसा ये है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.27, है ना। और ये कितना है, ये कितना है, ये भी 0.27। अब हम लोगों को XL का वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को XL का वैल्यू निकालना है। तो अब XL का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो XL का वैल्यू निकालने के लिए हम ये सब चीज हटा रहे हैं। XL का वैल्यू क्या रहेगा, अब XL का वैल्यू देखें तो XL क्या है, ये एक्चुअल में है, 150 ओम में है ये, है ना, एक्चुअल में है। तो इसका मतलब XLPU यहां पे कितना होना चाहिए, एक्चुअल कितना है, 150 ओम डिवाइडेड बाय 150 ओम डिवाइडेड बाय Z बेस, है ना, Z बेस यहां पे Z बेस कितना है ना। तो T1 के, ये सपोज करो अगर ये T1 है और ये T2 है, तो T1 के हाई वोल्टेज साइड में बेस वोल्टेज कितना है, T1 के हाई वोल्टेज साइड में बेस वोल्टेज कितना है, 220 किलो वोल्ट, है ना। तो 220 किलो वोल्ट स्क्वायर बाय MVA कितना होना चाहिए, 200, है कि नहीं। बेस वोल्टेज सब समझना अच्छे से, बहुत मतलब देखो पता है
मेरा जो ये इतना डिटेल में आपको बताने का मतलब है ना, बस एक ही मतलब है कि पावर सिस्टम में थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा आता है ना तो आप लोग डर जाते हो, है ना, अदरवाइज है कुछ नहीं, सब सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक्स पी यू न्यू क्या होगा, है ना, उसी पे तो सारा कर रहे हैं हम, है ना। इसके लिए डेडिकेटेड एक चैप्टर भी हम आपको बताएंगे, रिएक्टेंस डायग्राम, इसके जस्ट बाद ही, ताकि आप लोगों का इसमें परफेक्शन हो जाए, क्वेश्चन ही ना छूटे कभी, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा वो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये कितना आ जाएगा 150 इंटू 200, 150 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 220 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.619, ये हो जाएगा 0.619। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 0.8, 0.18, 0.619, ये हो जाएगा, है कि नहीं। देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अब चलो अगर थोड़ा स्मार्टनेस की बात करें, कैसे करें, तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोग एक बस 0.18 वाला निकाल लो, ठीक है। मतलब गेट के क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो कैसे करोगे वो हम बता रहे हैं। 0.18 वाला निकालो, फिर उसके बाद देखो ये तो दोनों ऑप्शन में देखो 0.18 जो है ना, ये वाला जो चीज हम आपको बता रहे हैं इन सब में नहीं है, इन सब में नहीं है। तो ऑब्वियसली जो सही होगा 0.18 वाला ही होगा सही, जिसके यहाँ पे 0.18 है। तो इन दोनों में ऑप्शन में सिलेक्शन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में, दोनों ए और बी में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें ये दोनों, ये सब जो है ना, ये सब तो सेम ही है ना, ये सब तो सेम ही है। तो हम लोगों को बस अगर ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट निकालना है, ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट निकालने तो डायरेक्ट बी ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जल्दी क्विकली क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर 0.27 हम लोग को निकालने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है और इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, है ना। तो बेटर है कि जो डिफरेंट है उसी का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, करेक्ट है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो पर यूनिट का ही एप्लीकेशन है ये। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए लोड ऑफ 60 मेगावाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैग इज टैप्ड फ्रॉम 66 किलोवोल्ट स्टेशन विच इज टू बी मेंटेन्ड एट 60 किलोवोल्ट, करेक्ट है। यहां पे 60 किलोवोल्ट पे वोल्टेज है, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन इज, ये जो है ना हम लोग से इसका टर्मिनल वोल्टेज ई या फिर ये V1 हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। ये V1 हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखो ये जैसा हम आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाए वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना आपको क्या है, हम आपको यहां पे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को करना तो आपको ही है खुद, हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि कैसे करना है। ये मान लो EF है, ठीक है। T1 का पर यूनिट इंपीडेंस होगा तो T1 का पर यूनिट इंपीडेंस होगा कुछ। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इंपीडेंस होगा तो फिर ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इंपीडेंस होगा। फिर उसके बाद T2 का पर यूनिट इंपीडेंस होगा तो T2 का पर यूनिट इंपीडेंस होगा, ठीक है। और फिर यहां पे है लोड कनेक्टेड, ठीक है। तो VT यहां पे, ये VT यहां पे गिवन है ना। तो अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि ये सब पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, JXL और JXT2, ये सब निकल गया, करेक्ट है। ये सब पर यूनिट में आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 60 किलो वोल्ट है तो VT पर यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे जो लोड है 60 किलो वोल्ट पे है तो इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय वोल्टेज बेस हम लोग को करना है। ये हम आपको हिंट दे रहे हैं, करना आपको खुद ही है, हिंट दे रहे हैं हम, ये बार बार बोल रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। तो 60 किलो वोल्ट है। बेस वोल्टेज यहां पे इस साइड कितना रहेगा, तो अगर यहां पे देखो कुछ बेस के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो बेस के बारे में अगर कुछ ना दिया रहे ना तो जनरेटर सबका जो रेटिंग रहे उसी को आप बेस ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर जनरेटर का रेटिंग हुआ या फिर T1 का जो लो वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है उसको आप बेस ले लेना और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, ठीक है। तो 11 किलो वोल्ट अगर बेस वोल्टेज है तो यहाँ पे 220 किलो वोल्ट, यहाँ पे 66 किलो वोल्ट, तो 60 डिवाइडेड बाय 66 PU आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो VT PU आ गया। फिर उसके बाद पावर इसमें कितना दिया, 60 मेगावाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैग। तो पावर PPU अगर हम लोग देखें तो 60 मेगावाट डिवाइडेड बाय बेस MVA इज 100 MVA।
जो T1 का जो रेटिंग है ना, T1 का जो लो वोल्टेज साइड में रेटिंग है, उसी को आप जो रेटिंग है उसी को बेस ले लीजिएगा, ठीक है। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बेस लेने का, जो रेटिंग है उसी को बेस ले लो आप, है ना। तो ये क्या है 100 बाय मतलब 11 बाय 220 किलो वोल्ट और 100 MVA। तो T1 के लो वोल्टेज साइड में कितना 11 और 100 MVA, इसी को हम लोग बेस ले लेते हैं। तो ये MVA बेस 100, तो 0.6। देखो VTPU आ गया, PPU आ गया, वोल्टेज पर यूनिट, पावर पर यूनिट, पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो IPU भी आ जाना चाहिए, IPU भी आ जाना चाहिए। IPU कितना रहेगा 0.6 इक्वल टू VTPU इंटू ITPU इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब ITPU भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे बोलेंगे सर 3 तो नहीं किए ना आप, 3 फेज है ना ये सब चीज, तो 3 तो करना चाहिए ना सर। तो पर यूनिट में जो 3 फेज पावर होता है इन पर यूनिट इज इक्वल टू VPU इंटू IPU इंटू कॉस थीटा इज मतलब VPU इंटू IPU इंटू कॉस थीटा ओनली, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे IPU आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वोल्टेज आपको पता चल गया, ये करंट आपको पता चल गया, ये पूरा इंपिडेंस आपको पता चल गया, तो E1 भी तो पता चल जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अदरवाइज इसको हम लोग इसके लिए भी पर यूनिट का ही एप्लीकेशन है, इसलिए हम यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं। अदरवाइज इसके डेडिकेटेड भी एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्टेंस डायग्राम, जिसका स्पेसिफिकली उसमें हम और भी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको भी करना है, अभी हिंट आपको पूरा हम दे चुके हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ए सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन, ए सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन, ए सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन नहीं होना चाहिए, यहां पे ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। इज हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इंपिडेंसेस आर Z1 और Z2. What is the equivalent impedance of transformer referred to primary side? Referred to primary side. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो एक चीज आपके माइंड में आता होगा, एक चीज जो आप सोचते होगे यहां पे, वो है कि आप तो अभी तक ये पढ़ते आए हो ना कि ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट इंपीडेंस दोनों साइड सेम होता है, आप तो ये पढ़ते आए हैं। लेकिन यहां पे देखो ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, ऐसा कैसे? आप तो ये पढ़े ना कि दोनों साइड सेम होता है, लेकिन यहां पे ऐसा कैसे हुआ कि प्राइमरी का अलग सेकेंडरी का अलग? तो कैसे होता है वो चीज हम आपको बता रहे हैं डिटेल में। देखिए यहां पे सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। V1:V2 टर्न रेशियो है। उसके बाद ये क्या है Z1 और ये सपोज करो Z2 है, और S यहाँ पे पावर है कि नहीं, और N1:N2 टर्न रेशियो, मतलब V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 होना चाहिए, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखें अगर Z1 पर यूनिट हम लोग निकालें, Z1 पर यूनिट निकाल, तो ये यहाँ पे कितना होगा Z1 एक्चुअल डिवाइडेड बाय V1² S, तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। Z बेस वोल्टेज V²/SB होता है ना, बता चुके हम ये VB²/SB। तो इस साइड का बेस वोल्टेज V1 और बेस MVAS, तो ऐसा हो गया Z1 Z2 अगर हम लोग देखें Z2 तो Z2 यहां पे कितना होना चाहिए, Z2 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय V2² इंटू S। सिंपल सी बात है कि नहीं। V2²/S सेकेंडरी साइड का जो बेस इंपिडेंस होगा, तो V2 वोल्टेज है तो VB²/S भी होता है, तो V2²/S। अब यहां पे देखिए ये दोनों सेम तो आपको नहीं दिख रहा है ना, ये दोनों आपको सेम तो नहीं दिख रहा है। ये Z1/V1²/S है, वो Z2/V2²/S है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो इंपिडेंस जहां पे है, ये Z2 है यहां पे, Z1 है यहां पे, अगर यहीं पे पर यूनिट आप निकालो इसी बेस पे, है ना, इसी साइड में पर यूनिट, तो दोनों का तो अलग अलग ही आएगा, है कि नहीं। सेम कब आएगा, जब आप इसको यहां पे ट्रांसफर कर देंगे और फिर इक्विवेलेंट टोटल करके पर यूनिट यहां पे निकालो, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, जब आप इसको यहां पे रहने दो, फिर इसको इस साइड आप ट्रांसफर कर दो, फिर इस साइड यहां पे पर यूनिट निकालो, तो उस केस में दोनों साइड सेम रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको हम प्रूफ भी करके आपको हम बता रहे हैं, ये भी चीज देखिएगा, है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना उतना मतलब तो खैर इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा होता है क्वेश्चन को समझना।
है कि नहीं? क्वेश्चन को समझ लिए तो मतलब आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है? तो इसलिए समझना जरूरी है। अब हम इसको प्रूव करके बता रहे हैं इस केस में। देखो यहां पे अगर हम Z2 को इस साइड ट्रांसफर करें, Z2 को इस साइड ट्रांसफर करें, ठीक है? तो यहां पे देखिए अगर Z2 को हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? तो Z1 इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो Z1 प्लस Z2 इंटू N1 बाय N2 स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो Z1 इक्विवेलेंट बेस अगर हम लोग देखें लो वोल्टेज साइड, मतलब अगर सपोज करो इस साइड, तो कितना होना चाहिए? Z1 प्लस Z2 इंटू N1 बाय N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर इंटू S, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? सिमिलरली Z2 इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें, मतलब इस साइड से टोटल पर यूनिट इंपीडेंस हम देख लिए, अगर इसको हम इस साइड ट्रांसफर करें, अब इसको इस साइड ट्रांसफर करें तो Z2 इक्विवेलेंट कितना रहेगा? Z2 प्लस Z1 इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर, है कि नहीं? Z2 इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो Z2 इक्विवेलेंट PU अगर देखें तो कितना रहेगा? ये Z2 प्लस Z1 इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर इंटू S रहेगा, है कि नहीं? यही तो रहेगा ना, करते जाना आप लोग कॉपी पे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, अब देखो V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2 होता है, तो इसका मतलब V2 इक्वल टू क्या होगा? V2 इक्वल टू V1 इंटू N2 बाय N1। इसको अगर हम यहां पे पुट करें तो कितना रहेगा? Z2 प्लस Z1 इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना रहेगा? V1 स्क्वायर इंटू N2 बाय N1 स्क्वायर इंटू S, तो ठीक ही है। तो मतलब ये सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना रहेगा? Z1 N2 बाय N1 स्क्वायर कैंसिल, प्लस Z2 इंटू N1 बाय N2 स्क्वायर, N1 बाय N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर इंटू S हो गया, है कि नहीं? अब यहां पे देखो Z1 इक्विवेलेंट बेस पर यूनिट है, सॉरी बेस नहीं पर यूनिट है। Z1 इक्विवेलेंट पर यूनिट अगर देखे तो इतना आया, Z2 इक्विवेलेंट पर यूनिट देखे तो सेम ही आया, इसी के बराबर आया। अब देखो जरा सा, ये दोनों सेम ही है, ये Z1 प्लस Z2 इंटू N1 बाय N2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर इंटू S, Z1 प्लस Z2 इंटू N1 स्क्वायर बाय N2, मतलब N1 बाय N2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर इंटू S, सेम ही है ना? मतलब ऐसा होता है कि जब इंपीडेंस पर यूनिट इंपीडेंस दोनों साइड सेम होता है, कहने का मतलब ये होता है ना, रेफर करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेफर करने के बाद जो टोटल पर यूनिट इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगा दोनों साइड सेम होगा, इसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अब अगर यहां पे देखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ZPU दोनों साइड तो सेम ही आया, दोनों साइड से तो सेम ही आया, तो इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ZPU इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो डायरेक्ट ZPU ही लिख रहे हैं, Z1 बाय V1 स्क्वायर बाय S प्लस Z2 इंटू N1 बाय N2 स्क्वायर V1 स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर बाय S। मतलब ये क्या है? जो प्राइमरी साइड का पर यूनिट है और सेकेंडरी साइड के इंपीडेंस को इधर ट्रांसफर करने पे प्राइमरी साइड पे जो उसका पर यूनिट आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 PU प्लस Z2 डैश PU, है ना? ये दोनों सेम ही रहेगा, ZPU ये आ गया प्राइमरी साइड में। सिमिलरली सेकेंडरी साइड से भी देखते तो इतना ही आता, है कि नहीं? तो मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, मे भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखना, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब पर यूनिट इंपीडेंस दोनों साइड सेम होने का मतलब ये होता है कि रेफर करने के बाद दोनों साइड से जो पर यूनिट इंपीडेंस देखेंगे तो सेम आएगा, है ना? दोनों एक दूसरे के साथ रेफर करके देखो, टोटल के बाद देखेंगे तो दोनों साइड से सेम आएगा, है ना? तो ये समझ में आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए Z1 Z2 है, तो इक्विवेलेंट पर यूनिट इंपीडेंस कितना आना चाहिए? 0.1 प्लस 0.4 प्लस J 0.5 प्लस 0.8, मतलब 0.5 प्लस J 1.3, 0.5 प्लस J 1.3 ये आ जाएगा, है ना? सिंपल ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था बस, ठीक है? अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको समझ में आ गया ये पर यूनिट में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25
ये ऐसा है 25 किलो वोल्ट 100 MVA x इक्वल टू 0.08 pu, 25 है 290, ये सब है रेटिंग, आप खुद से भी पढ़ लो ये, है ना। Select 25 kilovolt as base voltage, select 25 kilovolt as base voltage and 100 MVA as base MVA. 25 kilovolt base voltage and 100 MVA as base MVA. The per unit reactance of G2 is, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ G2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ G2 इज, तो अगर यहां पे 25, ये ऐसा ही कर रहे हैं, यहां पे 25 किलो वोल्ट अगर बेस वोल्टेज है तो इस साइड बेस वोल्टेज कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक 25 टू 220 किलो वोल्ट हो रहा है ना स्टेप अप, तो यहां पे 220 किलो वोल्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पे बेस वोल्टेज कितना होना चाहिए इतने दूर, तो 25 किलो वोल्ट होना चाहिए, तो बेस वोल्टेज यहां पे 25 किलो वोल्ट हो गया। बेस एमवीए कितना बोल रहा है 100 एमवीए, तो बेस एमवीए 100 एमवीए, अगर यहां पे 100 एमवीए है तो इसका मतलब यहां पे भी 100 एमवीए है और इधर भी 100 एमवीए है। तो देखो ये न्यू वैल्यू हो गया बेस का और ये ओल्ड वैल्यू है बेस का, तो अगर हम लोगों को एक्स न्यू निकालना है ना, रिएक्टेंस पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ G2 मतलब न्यू ही वैल्यू निकालना है आपको, इस बेस पे निकालना है, ठीक है। तो एक्स पी यू न्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, एक्स पी यू ओल्ड इज 0.08 इंटू एमवीए न्यू बाय एमवीए ओल्ड इंटू केवी ओल्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवी न्यू स्क्वायर, ये सब तो सेम ही है। एमवीए न्यू भी 100, एमवीए ओल्ड भी 100, एमवीए मतलब किलो वोल्ट, ओल्ड भी 25 किलो वोल्ट, न्यू भी 25, ये सब कैंसिल होके 0.08 ही रहेगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो ये पर यूनिट में हमारे पास इतना क्वेश्चन है, कुछ कुछ एक आध हम आपको एग्जांपल भी दिए जो आपको खुद से भी करना है, करना क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। गेट का क्वेश्चन रहे, ईएस का क्वेश्चन रहे, कहीं का भी क्वेश्चन रहे, एएस का क्वेश्चन रहे, सारा क्वेश्चन करना है आप लोगों को, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को सब कुछ कर लेना है ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर टॉप करना है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करना है, टॉप करना है।